नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बढ़िया आर्टिकल। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने में और उनके आर्टिकल्स को समझने में और सीखने में कि इन्हें कैसे पढ़ना है, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप कल से लेकर आज तक मुझे लगता है सिर्फ बजट के वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स से आप परेशान होंगे इस वक्त। ठीक है, काफ़ी सारे आप शॉर्ट्स और रील्स देख चुके होंगे, वीडियोस देख चुके होंगे बजट के बारे में। तो हम यहाँ बजट नहीं डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर में, ऑल्दो न्यूज़पेपर में बजट के अलावा कुछ है ही नहीं। बट हम डिस्कस करेंगे इसके, हम क्योंकि बोलते हैं कि हम कॉज और इफेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, हम इसकी बात करना चाहते हैं हर चीज़ पर। तो यहाँ पे हम इफेक्ट को आज देखना चाहेंगे, इस पर फोकस करेंगे कि ओवरऑल ये वीडियो में आपके इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, हम उसको आज सर्व करेंगे। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा आज के सबसे पहले आर्टिकल से। और ये सारे जो चीज़ें हैं ना, मैं अपनी मेमोरी से रिकॉल इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डेली ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ। पिछले एक महीने से जितने भी न्यूज़पेपर के वीडियोज़ हैं उसमें टॉपिक्स, जैसे कुछ हफ्तों पहले ही हमने एफडीआई के बारे में कवर किया था। तो इस बजट में सिंप्लीफाई करने को कहा गया है एफडीआई को। कहा गया है कि हम एफडीआई को सिंप्लीफाई करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात हो रही है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों बात की जा रही है? क्योंकि मैं बता दूं, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है कि इंडिया में एफडीआई अभी सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो जो बाहर से पैसा आता था निवेश इंडिया में, वो करीब 60 से 80% ड्रॉप हो चुका है, कम हो चुका है। बाहर की कंपनियां क्यों नहीं निवेश करना चाह रही है इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जबकि हम कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनने की बात कर रहे हैं। तो क्यों एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ रही? क्या उन्हें नहीं विश्वास हो रहा है इन चीज़ों पर? तो देखिए, गवर्नमेंट ने कहा कि हम सिंप्लीफाई कर देंगे बहुत सारे नॉर्म्स जो एफडीआईज को लेकर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर है और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, ताकि हम हमारे देश में जो फॉरेन शोर्स से कैपिटल इनफ्लो आ रहा है वो आता रहे। इनफ्लो मतलब पैसे का आना। ठीक है, तो जो रूल्स और रेगुलेशंस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये सिंप्लीफाइड रहेंगे ताकि फैसिलिटेट किया जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पे इंडियन रुपी को प्रमोट किया जाए, यूज किया जाए एज अ करेंसी ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देना चाहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि हर एक सेक्टर जहाँ पे सिर्फ 26% ही अलाउड है एफडीआई, मतलब जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का ओवरऑल शेयर 100% है या 100 शेयर्स है, तो उसमें से सिर्फ 26 ही आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं और पैसा रेज कर सकते हैं। इनका कहना है कि ये 26 से इसे रेज करके ले जाएंगे 49% पे, एंड इन्होंने 74% पे भी लेकर गए कई सारे सेक्टर्स में। यस, ये बात सच है, एंड सो ऑन। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे जो कैप्स लगे हुए थे आप बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना कि हमें डर लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे ना तो हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को ये पूरी तरीके से ओवरवेलम कर दे और ये कंपनी सारी उनकी ही ना हो जाए। राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये अप्रोच लिया गया ताकि ऑटोमेटिक रूट से ज़्यादातर पैसा इंडिया में आ सके। तो यहाँ पे कई सारे नए जनरेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है ओवरऑल। एंड इकोनॉमिक सर्वे ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा। देखिए, जो पैसा चाइना से आ रहा है, यस, क्या हम चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, हाँ या ना? अभी यहाँ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि चाइना जो प्रोडक्ट्स अपने बेचना चाहता है इंडिया में, हम डायरेक्टली उसे बेचने नहीं दे रहे थे ढंग से। और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशंस भी थे, जैसे कि इंडिया ने इतने सारे ऐप्स बैन कर दिए कि चाइनीज़ कंपनीज डरने लग गई इंडिया से और उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, जैसे कि एमजी और जेएसडब्ल्यू। एमजी मोटर्स और जेएसडब्ल्यू को देखिए जॉइंट वेंचर बन गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है ना कि इंडिया कहीं किक आउट ना कर दे। इनका इतना प्रॉफिटेबल मार्केट है, इतना पैसा कमा रही है ये सारी कंपनीज इंडिया से, तो अब ये पार्टनरशिप कर रही है इंडियन कंपनीज के साथ। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ने व्यू दिया अपना इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स डू गो थ्रू द प्रेस नोट 3 प्रोसेस व्हेन कम्स फ्रॉम चाइना और एनी of our neighboring countries, so the process is still on but doesn't mean I'm disowning the suggestion, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। तो एज पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जहाँ पे 1 of 9 प्रायोरिटीज आउटलाइन की गई थी, वो ये थी कि जन विश्वास बिल 2 लाया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे इस पे भी एक फोकस रहेगा कि स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए
बिजनेस रिफॉर्म्स के लिए और एक्शंस के लिए एंड डिजिटलाइजेशन के लिए। यस, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे स्टेट्स में ही आएंगी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट से ही इंटरेक्ट करेंगी कंपनीज, तो बहुत ज़रूरी है कि सारी रिफॉर्म स्टेट्स तक जाए। और रही बात चाइना की, तो एक स्पेशल प्रोसेस है हमारे यहाँ जो इस पैराग्राफ में डिस्कस किया, जिसके थ्रू हमारे जितनी नेबरिंग कंट्रीज है ना वहाँ से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। तो वो अभी भी ये प्रेस नोट 3 प्रोसेस से होकर ही आ रहा है इस वक्त, चाहे वो चाइना हो या चाहे वो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज। आते हैं अगले आर्टिकल पे। तो एफडीआई पर गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस करना चाहती है और चाहती है कि इंडिया में एफडीआई आए। आप देखिए 5 साल के लो पे चल रहा है एफडीआई इस वक्त, $44.42 बिलियन पे आ गया है, तो ऑलमोस्ट 80% का यहाँ ड्रॉप है। अब आते हैं डिफेंस की बात है कि क्या डिफेंस कंपनीज का जैसा शेयर आप देखेंगे परफॉर्मेंस रहा है, मैं यही कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज रही हैं डिफेंस सेक्टर की कंपनियाँ। पिछले एक साल में 10-10 गुना भी हो चुकी है कुछ कंपनीज। तो यहाँ पे ऑफकोर्स डिफेंस सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, राइट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई है? देखिए यहाँ मैं बात करूँगा ओवरऑल, अगर आप देखें तो डिफेंस पे गवर्नमेंट एक ओवरऑल एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रख रही है, हमेशा और इन्वेस्टमेंट्स मिलते जा रहे हैं, बजट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं डिफेंस का जो मेजर बजट है ना वो सैलरीज देने में ही निकल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर बजट इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत हुआ तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, कि उतनी सैलरी, पेंशन सबसे बड़ा खर्चा है आर्मी के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर डिफेंस, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा फिर थोड़ा हमें आप कह सकते हैं कट करके इधर उधर से ऐड करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो नई गवर्नमेंट है इसका डिफेंस एलोकेशन 2024-25 के लिए सेम अमाउंट है जितना इंटरिम बजट में प्रेजेंट किया गया था फरवरी में। यस, फरवरी में इंटरिम बजट आया था, हमने डिफेंस का अमाउंट रखा था, उतना ही हमने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एज अगेंस्ट 6,21,541 करोड़ जो उन्होंने डिफेंस के लिए फरवरी में रखा था, उन्होंने एलोकेट किया है 6,21,941 करोड़, 400 करोड़ ज़्यादा ही कर दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि करंट एलोकेशन होता कितना है, मतलब डिफेंस स्पेंडिंग कितना इस ईयर हम लोग करते हैं। इंटरिम बजट ने 13.5% ऑलमोस्ट दे दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड स्पेंडिंग का डिफेंस पर। तो यहाँ पे शायद थोड़ा लोअर रहे और ये 12.9% पे आ जाए। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने थैंक किया सीतारमन जी को कि हाईएस्ट एलोकेशन दिया है डिफेंस बजट को, इसीलिए। एंड यस, डिफेंस हमारी प्रायोरिटी है, हम चाहते हैं कि हम डिफेंस इंपोर्ट्स को कट करें। इंडिया दुनिया का सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर में से एक है, हमें नहीं चाहिए ये रैंक, हमें नंबर 1 नहीं बनना है इसमें, राइट। हम चाहते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स हम खुद बनाए। 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे यहाँ, 1.4 बिलियन ब्रेन्स हैं, दुनिया के टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन हम अभी तक अपने लिए एक आप कह सकते हैं लेटेस्ट जनरेशन की जेट फाइटर्स, टैंक्स, ये सारी चीज़ें नहीं बना पाए हैं। सो इट्स हाई टाइम कि हम सारी चीज़ें कवर अप करें, हम अब पैसा निवेश करें इनमें और जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि हम ये इंडिपेंडेंट बन जाए इन चीज़ों में, राइट। तो हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, जो पैसा हम कर सकते हैं अपने आप में, वो हमें बाहर की कंपनियों को देना पड़ रहा है, हम वो भी अवॉइड कर सकें ओवरऑल। तो यहाँ पे बात करते हैं अब बजट अंडरलाइंस एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी की भी मैं बात करूँगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और इंडिया में देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, आप मानते हैं कि भाई बिजली की दिक्कत हो जाती है अभी कई सारी जगहों में, है ना, लाइट जाती है, आपके यहाँ भी पावर कट्स होते हैं। एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली मार्केट में, ईवी में लोग पैसा लगाए जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन अब देखिए, आप सिर्फ ईवी ही नहीं, गवर्नमेंट ने एक 5 गुना एक एनर्जी सेक्टर है उसका 5 गुना बजट कर दिया है, 5 गुना बढ़ा दिया है। कल ही मैंने कवर किया है ये बजट के वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उसका लिंक। तो वी विल ब्रिंग आउट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा है एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज पे, यस, कि हम कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ईवीज तो आ रही है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आ रही है, लेकिन अभी भी कोल पावर्ड ही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी मेजरली। तो यहाँ पे दूसरी क्लीन एनर्जी के सोर्सेज क्या है, मैं बता दूं। क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कि आप कह सकते हैं हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी पे आप देख सकते हैं 5x बढ़ा है इस बार बजट, और इंडिया यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि ऑल्सो डेवलप्ड अ टेक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एनहांसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडॉप्शन एंड मिटिगेशन। क्लाइमेट फाइनेंस को आप कह सकते हैं हम डेवलप करेंगे, इसके लिए टेक्सोनॉमी और एनहांस करेंगे कैपिटल, मतलब इजी कर देंगे मिलना, अगर आप क्लाइमेट अडॉप्शन और मिटिगेशन को लेके कुछ भी काम करना चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ने क्या क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी टू गेट इट्स हाईएस्ट एवर बजटरी एलोकेशन ऑफ 19,100 करोड़। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज ये रोल आउट किया जा रहा है।
रोड मैप बनाया जा रहा है फ्रॉम मूविंग एनर्जी टू फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी टू एमिशन टारगेट्स। एमिशन टारगेट दिए जाएंगे कि आपको इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना, आप इससे ज़्यादा कार्बन नहीं डिस्पोज कर सकते हो वो एक साल में, लेट्स से राइट, एक टाइम पीरियड में, या फॉर दिस मच ऑफ प्रोडक्शन इस कैपेसिटी के हिसाब से। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। देखिए ये तो ऐसा है ना कि अभी हम करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकल है, चलेंगी या नहीं चलेंगी, एंड कितना वक्त लगेगा। तो ये इसी आप कह सकते हैं स्टेज पर है व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात आती है। क्योंकि इंडिया के लिए देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पे हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि क्लीन एनर्जी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी माना जाता है। लेकिन फिर इंडिया को हमेशा प्रॉब्लम भी होती है यूरेनियम को सोर्स करने में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सोर्स करने में, क्योंकि हमारे जो राइवल्स हैं जैसे कि चाइना, ये दे मेक श्योर कि हमें ये टेक्नोलॉजी, हमारे लिए, हमें ये हाथ ना लग पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को हमेशा ये चीज़ें फोकस में भी रही है इंडिया के लिए, जैसे एनएसजी में एंट्रेंस, राइट, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, इसमें हमें एंट्रेंस चाइना ने कभी नहीं होने दिया हमारी। तो ये सारी इश्यूज हमारी हमेशा रहती थी, चाइना में हमेशा इससे परेशान करता रहा है इन चीज़ों में। तो हमें देखना होगा कि हम कैसे टैकल कर पाते हैं और वाइबल क्लीन एनर्जी के सोर्सेज ढूंढ पाते हैं। टैक्स ब्रेक्स एंड रूरल ट्रिगर्स में कीप कंज्यूमर स्टॉक्स इन प्ले। तो बजट फॉर FY25 ने टिक किया है मोस्ट ऑफ द राइट बॉक्सेस। स्पेशली अगर आप मैक्रो फ्रंट में देखें तो यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइजेस है इन फॉर्म ऑफ हायर टैक्स इंसिडेंट्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स एंड द विड्रॉल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स ऑन रियल एस्टेट टू अ सेल ऑफ इनिशिएटली। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से बात करूंगा इसके इम्प्लीकेशंस की। ओवरऑल अगर आप जो देखें टैक्स ब्रेक्स है और जो पैसे अलोकेट हुए हैं ना, रूरल इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा हुए हैं, रूरल एरियाज़ के लिए सबसे ज़्यादा हुए हैं। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ है? आप कल जाके स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस देखिएगा, कंज्यूमर स्टॉक्स, यस, वो स्टॉक्स, वो कंपनीज जो कंजम्पशन सेक्टर में आती हैं, जिनकी गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मिडिल क्लास और रूरल एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। तो कल ही आप देखेंगे निफ्टी की FMCG इंडेक्स है, ये 2.7% ऊपर थी। कौन कौन सी कंपनीज आती है इसमें? ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया, ये सारी कंपनीज देखिए, इनको ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी ये बजट देख के, राइट, तभी इनके शेयर्स काफ़ी ऊपर थे। तो क्योंकि आप देखेंगे ये एक चीज़ से बड़ी परेशान थी, वो थी रूरल स्लो डाउन। यस, रूरल एरियाज में ना कंजम्पशन बड़ा कम हो रखा है कुछ सालों से। कहा जा रहा है कि रूरल एरियाज में इनकम भी नहीं बढ़ रहा लोगों का, और इनकम ना बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर वो लोग भी कंजर्वेटिवली ही करना है। तो हमारी जो कंजम्पशन सेक्टर है ना, कंजम्पशन के सेक्टर अभी कई सालों से खुश नहीं है और उनका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो कुछ अच्छा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है हमें एक रिवर्सल देखने को मिले इस बजट के बाद, जो यहाँ पे कल हमने फेस किया, कल देखा, विटनेस किया कि किस तरीके से FMCG सेक्टर और ये सारे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया चल रहे थे। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है ना गोल्ड और सिल्वर पे 15% से 6% आ गई है, इसकी वजह से आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में भी बहुत बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली, करीब 2.1% ये बढ़ा। इसमें वो कंपनीज आती है जो जूलर्स है, जैसे इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन की मैं बात कर रहा हूँ, टाइटन है, तनिष्क है, बहुत सारे ऐसे ही हैं। तो ये काफ़ी खुश थे जब गोल्ड के ऊपर जो गोल्ड का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हुआ उसके बाद। तो आप देखिए रियल एस्टेट इंडेक्स जो था ये एक बिगेस्ट लूजर था मैं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी इंडेक्सेशन वाली। जो टैक्सेशन में चेंज आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपके एसेट्स को आप बेचते हैं तो 12.5% हो गया, पहले 20% था। तो आप कहेंगे यार जब 20% था और अब 12.5% हो गया फ्लैट, तो ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बता दूं 20% फ्लैट नहीं था, 20% में इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते थे, जिसकी वजह से अगर कोई काफ़ी लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहा है ना किसी लेट्स से किसी भी एसेट को, लैंड को या रियल एस्टेट को, तो उसको टैक्स में काफ़ी बेनिफिट मिलता पहले, जो अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, हो सकता है 2 गुना 3 गुना भी बढ़े। मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको एग्जाम्पल देके भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से रियल एस्टेट, अगर आपका घर है या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी आप बेचते हैं, तो अब आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं पहले से। कंज्यूमर गुड्स फर्म लाइकली टू सी एन अपस्विंग आफ्टर ए ईयर ऑफ फ्लड। यस, तो कंज्यूमर गुड्स की जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ही खुश रहने वाली है। और यहाँ पे देखिए सेक्टर्स भी दिया हुआ है कंज्यूमर गुड्स में, FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये दोनों कल काफ़ी पॉजिटिव थे। मीडिया और IT भी पॉजिटिव था, बट इसके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसे न्यूज़ नहीं थे। फार्मा थोड़ा था, क्योंकि फार्मा को भी अब PLI में इंक्लूड कर लिया गया है, 1250 करोड़ का यहाँ पे फंड रखा गया है फार्मा के लिए भी ओवरऑल। तो यहाँ पे आप यही देखेंगे कि अर्लियर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट
ऐसा कुछ बहुत खास ला नहीं रही थी रूरल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली। तो इस बार गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, यहाँ पे अपस्किलिंग की बात हुई, इंटर्नशिप्स की बात हुई, ठीक है, स्टाइपेंड की बात हुई, जॉब क्रिएशन की बात हुई रूरल एरियाज में। तो होगा क्या कि लोगों के पास ना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। ओवरऑल बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, तो लोगों का जब इनकम बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम, तो क्या होगा, लोग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। और जो शेयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया का, सबसे ज़्यादा वो कहाँ रहता है, रूरल एरियाज में रहता है। रूरल इंडिया ही डिपिक्ट करता है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है, सिटीज़ नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जब मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, एवरेज इनकम, तो ऑफकोर्स फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, FMCG कंपनीज को, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, ठीक है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो कंजम्पशन वाले सेक्टर्स है, क्योंकि पैसा आता है जब बेसिक, अगर आप देखिए लोअर या मिडिल क्लास में, तो कंजम्पशन पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ना कि दूसरी चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।